Good morning, everyone. Today we will deal about one chapter of your syllabus, and the title of the chapter is Institutional Functionalities regarding Prime Minister, Parliament and Judiciary. आज हम विशेष रूप से आपके सिलेबस से संबंधित एक अध्याय है राजनीति शास्त्र का संस्थागत कार्यप्रणालियाँ, विशेषकर संसद, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका के संदर्भ में। मैं चाहूँगा कि आपका जो पहला लेक्चर है वो भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित किया जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और संसदीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका अपने द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णयों में विधानमंडल के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया और कई बार क्लास में भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि ज़्यादातर देशों के यदि आप शासन के अंगों पे गौर करेंगे, इफ़ यू विल फोकस ऑन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, then you can trace out three organs of government: legislature, executive and judiciary। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, विधानमंडल का मतलब है यहाँ पर संसद। अमेरिका में इसे ही कांग्रेस कहा जाता है। और भारतीय संसद की यदि हम बात करें तो भारतीय संसद यानी विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका के तीन अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति संसद का चूंकि एक अभिन्न हिस्सा होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। इन तीनों के मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका के बारे में आप जानते हैं, पूरे देश की जो संरचना है वो 3 स्तरों पर है। न्यायपालिका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हर एक जिला के स्तर पर, हर एक राज्य के स्तर पर, फिर राज्य के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उसके बाद केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपने द्वारा किए गए और लिए गए निर्णयों में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर संसदीय शासन की स्थापना करता है। और आर्टिकल 163 एंड 164, 163 और 164वां अनुच्छेद राज्य स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। संसदीय शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत हमें एक दूसरी एक सरकार की शासन व्यवस्था दिखाई देती है जिसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ये वो मत समझिएगा जो भारत में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। ये मैं अमेरिका के संदर्भ में बता रहा हूँ अध्यक्षात्मक शासन और राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में। संसदीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने द्वारा लिए गए निर्णय और कार्यों के प्रति विधानमंडल के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपने द्वारा लिए गए निर्णयों और किए गए कार्यों में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके साथ ही यदि हम संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं पे गौर करें, देखिए इसकी बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देती है संसदीय शासन व्यवस्था की, जिसमें पहली विशेषता आती है वी कैन इजीली ट्रेस आउट अ नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रत्येक देश की संसदीय शासन व्यवस्था में हमें नामिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, सरल शब्दों में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका देखने को मिलती है। देखिए, नामिक कार्यपालिका या नामिक कार्यकारिणी के रूप में हमें राष्ट्रपति का पद दिखाई देता है संसदीय शासन व्यवस्था में, और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के हाथों में दिखाई देती है। चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय होती है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इसीलिए
वास्तविक शक्तियां चूंकि प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, इसलिए इसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। यहां पर एक चीज और कोट करना चाहूंगा आपको कि वास्तविक कार्यपालिका और नामित कार्यपालिका में इसको डिफेक्टो और डिज्यूरी एग्जीक्यूटिव भी कह दिया जाता है। इसको रियल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी बोल दिया जाता है। जैसे प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था में आपको एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट का पद दिखाई देता है, एक हेड ऑफ द स्टेट का पद दिखाई देता है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है यानी सरकार का जो अध्यक्ष होता है, वहां पे हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की भूमिका, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है और राष्ट्राध्यक्ष के पद पर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और यहां पर एक चीज और कोट करना चाहूंगा, अक्सर स्टूडेंट्स को इस शब्द में बहुत कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज अ रिपब्लिकन सिस्टम, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। और अक्सर विद्यार्थियों को मैंने बोलते हुए सुना है कि सिंपल बोलते हैं सर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, इस दिन संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित, समर्पित किया गया, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए, इस दिन देश में संविधान लागू किया गया था। That's why we are celebrating this day as a Republican Day of India, but it is not a real meaning of republic. गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम, वह व्यवस्था होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट पर बैठे हुए व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, नामांकन नहीं किया जाता। यदि भारतीय संदर्भ में आप देखें तो इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति के पद पर जिस भी व्यक्ति को या जो भी व्यक्ति आसीन होता है उसका निर्वाचन किया जाता है, उसका नामांकन नहीं किया जाता। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। खैर, यदि संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं पर गौर करें तो पहली विशेषता होती है वी कैन ट्रेस आउट अ नॉमिनल एंड द रियल हेड ऑफ द स्टेट। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका इसमें दिखाई देती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है बहुमत का शासन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जिस भी दल को लोकसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त होता है, वही दल या गठबंधन आगे बढ़कर अपनी सरकार बनाता है। और जो भी गठबंधन या मोर्चा या कोई एक दल जो सरकार अपनी बनाता है, उसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है संसद के प्रति, विशेषकर निचले सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति सरकार की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का थ्योरी। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर विशेषकर विपक्ष प्रश्नकाल के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, अनुदान की मांगों में कटौती के माध्यम से और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है, सरकार को निरंकुश होने से रोक सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संसद का जो पहला क्वेश्चन आवर होता है, संसद सत्र का जो पहला घंटा होता है, जिसे प्रश्न काल कहा जाता है, इसमें कोई भी मंत्री किसी भी मंत्रालय से उसकी संबंधित निर्णयों के बारे में, गतिविधियों के बारे में या किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिस पर संबंधित मंत्रालय के मंत्री को जवाब देना पड़ सकता है। और यह जवाब मौखिक या लिखित, तारांकित और अतारांकित यानी स्टार्ड और अनस्टार्ड वे में भी दिया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज़रूरी है कि लोकसभा के कम से कम 50% सदस्य, आधे सदस्य, लगभग 50% सदस्य यदि अविश्वास के समर्थन में प्रस्ताव पारित करें तो इस पर वाद विवाद किया जा सकता है और जिस पे लास्ट में मतदान किया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय द्वारा अनुदान की मांगों का जो स्वीकृति प्राप्त की जाती है लोकसभा में, उसमें कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी कटौती प्रस्ताव में यानी अनुदान की मांगों में जब कटौती प्रस्ताव रखा जाता है, यदि वह पारित हो गया तो माना जाएगा कि लोकसभा का सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। उसके बाद तुरंत सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। पर ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। भारतीय संसदीय शासन की जो दूसरी विशेषता दिखाई देती है वो है पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, एक राजनीतिक एकरूपता दिखाई देती है। देखिए, राजनीतिक एकरूपता का मतलब है
कि भारतीय संसद के अंदर जब किसी भी दल को चुनावों में विजय प्राप्त होती है तो वह दल अपने ही पार्टी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को बंटवारा करता है। जैसे अभी देखिए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा में एक थम्बिंग मेजॉरिटी से वोट को हासिल किया तो उन्होंने जब अपनी सरकार बनाई तो अपनी सरकार को बनाते ही जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विशेषकर मंत्रिमंडल के जो डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, इन सभी का आवंटन अपने ही दल के मंत्रियों के बीच में किया जाता है, जिसके चलते एक राजनीतिक एकरूपता का, एक राजनीतिक विचारधारा का, समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों का मिलन होता है। इसी को कहा जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में ज़्यादातर हमें राजनीतिक एकरूपता दिखाई देती है। यदि मैं संसदीय शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता की बात करूं, इससे अगली विशेषता पर जाऊं, तो वो आती है दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप। इसका मतलब होता है कि कोई भी मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है, और भारतीय संदर्भ में किसी को भी यदि मंत्री पद पर बने रहना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी एक सदन का सदस्य 6 महीने के भीतर बनना आवश्यक है। इसे एक बड़े सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो अभी देश में वित्त मंत्री है, हमारी वित्त मंत्री संसद के सदस्य भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक इसी तरीके से जो माननीय गृह मंत्री हैं वो संसद के सदस्य भी हैं और देश के गृह मंत्री भी हैं। ठीक इसी तरीके से जो विदेश मंत्री हैं वो संसद के सदस्य भी हैं, यानी कार्यपालिका के भी हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने से वो कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं, और वहीं संसद का सदस्य होने की वजह से, लोकसभा का सदस्य होने की वजह से वो विधायिका के सदस्य भी बन जाते हैं। तो संसदीय शासन की ये विशेषता है दोहरी सदस्यता से संबंधित। इसके पश्चात जो अगली विशेषता हमें संसदीय शासन व्यवस्था की दिखाई देती है उसे कहा जाता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व होता है वो बहुत प्रमुख होता है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार का गठन किया जाना, मंत्रियों का चयन करना, उनके बीच विभागों का बंटवारा करना, उनको उनके पद से हटाना, सरकार का प्रतिनिधित्व करना, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना, ये प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। अभी आपने हाल देखा होगा कोविड-19 के दौरान जो 1 दिन का लॉकडाउन शुरू में किया गया था, और उसके बाद इस लॉकडाउन की इसकी जो पूरी समय सीमा है उसको बढ़ाया गया, तो प्रधानमंत्री देश के साथ संबोधित हुए थे, और समय समय पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते रहते हैं, क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री ही करते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका होने की वजह से कई ब्रिटिश स्कॉलर्स ने और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने प्रधानमंत्री की भूमिका को अलग अलग तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की है। कुछ कहते हैं कि वो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, कुछ का कहना है कि वो तारों में चंद्रमा के समान है, तो कुछ का कहना है कि वो राज्य रूपी नौका का खिवैया है, यानी मल्हार है। अगली विशेषता यदि मैं देखूं भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था की, तो इसमें दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। यदि किसी भी सरकार के खिलाफ विपक्ष यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस विपक्ष के पास सरकार को बनाने की एक रूपरेखा और योजना होती है, जिसके आधार पर वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी हमेशा संसदीय शासन व्यवस्था में मौजूद होती है, पर कभी कभी ऐसी भी व्यवस्था होती है कि विपक्ष के पास चूंकि बहुमत नहीं होता तो ऐसे में वो सरकार को गिराने की भी पूरी कोशिश करता है। इसलिए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हमेशा ही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लाई जाए, ये संभव नहीं होता। इसी के बाद यदि मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट मेन फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन या राष्ट्रपति सरकार या अनुत्तरदायी सरकार, राष्ट्रपति सरकार को, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अनुत्तरदायी सरकार भी कह दिया जाता है।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपने द्वारा लिए गए निर्णयों और किए गए कार्यों में संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अमेरिका, श्रीलंका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। यदि हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर गौर करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता होती है कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है। इसमें सरकार का अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति दोनों की भूमिका निभाता है और राष्ट्रपति ही सारे प्रमुख निर्णय लेता है। अभी आप देखेंगे कोविड-19 के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार आकर के अमेरिका को संबोधित करते हैं, पूरे विश्व को अपना संदेश देने की कोशिश करते हैं। दूसरी विशेषता होती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों के लिए किया जाता है और इससे पूर्व केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से गैर संवैधानिक कृत्यों के लिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट पॉलिसी, महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। इस बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी तक अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खिलाफ यह महाभियोग प्रक्रिया लाई गई है। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो और बात है कि तीनों के खिलाफ ही महाभियोग की प्रक्रिया गिर गई, पास नहीं हो सकी। और अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जानी होती है तो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद वह प्रस्ताव सीनेट में जाता है और सीनेट में लगभग 2/3 बहुमत से यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पारित कर दी जाती है तो तत्कालीन समय से राष्ट्रपति की बर्खास्तगी समझी जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की यदि मैं अगली विशेषता को देखूं तो इसे कैबिनेट और किचन कैबिनेट सिस्टम इसमें हमें देखने को मिलता है। एक कैबिनेट और किचन कैबिनेट सिस्टम देखने को मिलता है। इस किचन कैबिनेट सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति द्वारा कुछ सेक्रेटरीज, सचिव नियुक्त किए जाते हैं जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करते हैं और वही मंत्री की भूमिका भी निभाते हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस में, यानी अमेरिका में वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, यदि वहाँ की संसद में यानी कांग्रेस में किसी मंत्री के खिलाफ प्रतिनिधि सभा सीनेट में कितनी ही आलोचना की जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक मंत्री या सचिव अपने पद पर तब तक कार्यरत रहता है जब तक कि राष्ट्रपति का सहयोग उसको प्राप्त है। जिस दिन राष्ट्रपति चाहे किसी भी मंत्री को, किसी भी सचिव को हटा सकता है। इसके बाद एक अगली विशेषता इसमें देखने को मिलती है कि अध्यक्षात्मक शासन में प्रत्येक मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कार्यपालिका अपना कार्य स्वतंत्र होकर के करती है और संसद अपना कार्य, कार्यपालिका अपना कार्य स्वतंत्र होकर के करती है और विधानमंडल अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है और दोनों का ही कार्यकाल बिल्कुल निश्चित होता है। और अगली एक अंतिम विशेषता है कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसमें कि कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग होता है और कोई भी अंग दूसरे अंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसके अगले भाग में मैं भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका, स्थिति और भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका को विशेष रूप से हम लोग 3 संदर्भों में पढ़ेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री का संसद के साथ संबंध, भारतीय प्रधानमंत्री का